पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता अलगाववाद को परास्त करके नई आशाओं के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए सपनों के साथ आगे बढ़ेगी। आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चर्चाओं और शंकाओं पर पीएम मोदी के संबोधन ने गुरुवार को पूर्ण विराम लगा दिया। मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों का सुख दुख और तकलीफ भी पूरे हिंदुस्तान का है और पूरा देश उनके साथ है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के आम आदमी के ये सभी मूलभूत अधिकार, योजनाओं का लाभ और रोजगार के अवसर मिलेंगे जो भारत के अन्य राज्यों के नागरिकों को मिलते हैं। मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को भी शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के अब ज्यादा मौके मिलेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने की अपार क्षमता है और उम्मीद जताई है कि वहां बॉलीवुड के साथ साथ दुनिया भर की फिल्मों की शूटिंग भी एक बार फिर शुरू हो सकेगी। मोदी ने कहा कि आर्टिकल 370 और 35A से जम्मू कश्मीर के लोगों को जो हानि होती थी उसकी चर्चा ही नहीं होती थी। इसकी वजह से पिछले 30 सालों में 42,000 निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विकास उस गति से नहीं हो पाया जिसका वो हकदार था। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों का वर्तमान तो सुधरेगा ही, भविष्य भी संवरेगा। पीएम ने ये भी भरोसा दिया कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे और हालात सामान्य हो जाने पर फिर से उसे पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया जा सकेगा। आइए जानते हैं मोदी के संबोधन के प्रमुख 4 मुख्य बिंदुओं पर। कारोबार। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे हर हिंदुस्तानी का साथ चाहिए। जम्मू कश्मीर में पर्यटन की अपार क्षमता है। हिंदी, तमिल और तेलुगु समेत अन्य फिल्म इंडस्ट्री यहाँ प्रोजेक्ट्स लाए। टेक्नोलॉजी से जुड़े और दुनिया भर के लोग भी राज्य को प्राथमिकता दे। उद्योगपति, एक्सपोर्ट और फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में काम करें। मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री और तमिल फिल्म इंडस्ट्री और इससे जुड़े से लोगों से आग्रह करूंगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में निवेश के बारे में, फिल्म की शूटिंग से लेकर थिएटर और अन्य साधनों की स्थापना के बारे में जरूर सोचें, उसको प्राथमिकता दें। रोजगार। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में खाली सरकारी पद भरे जाएंगे। सेना और अर्धसैनिक बलों में भर्ती की जाएगी। स्कॉलरशिप योजना का विस्तार किया जाएगा। स्पोर्ट्स अकेडमी भी बनेगी। सभी केंद्रीय और राज्य के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे स्थानीय नौजवानों को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। आतंकवाद। धरती के स्वर्ग को आतंकवाद से मुक्त कराएंगे। मैं आपको भरोसा देता हूं कि आपको अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका जरूर मिलेगा। आपका जनप्रतिनिधि आपके बीच ही आएगा। अब अनुच्छेद 370 हटने के बाद जब इन पंचायत सदस्यों को नई व्यवस्था में काम करने का मौका मिलेगा तो वो कमाल कर देंगे। ये मैंने देखा है और मेरा विश्वास है। कर्मचारी सेवा शर्तें। कर्मचारियों और पुलिस को दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों में बराबर सुविधा मिलेगी। उन्हें वित्तीय सुविधाओं जैसे एलटीसी, शिक्षा भत्ता, मकान किराया भत्ता जैसी अन्य सुविधाएं मिलती है। केंद्र सरकार की यह प्राथमिकता रहेगी कि राज्य के कर्मचारियों को, जिसमें जम्मू कश्मीर की पुलिस भी शामिल है, उन सबको दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों और वहां की पुलिस के बराबर की सुविधाएं मिले। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद विरोध या अराजकता जैसी संभावनाएं अब कम ही नजर आती है। हालांकि जम्मू कश्मीर की गलियों में भी अभी भी हजारों सुरक्षा बल तैनात है, लेकिन इस बीच आम लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने की छूट दी गई है। अनुच्छेद 370 के खत्म किए जाने के बाद शुक्रवार को पहली जुमे की नमाज अदा की गई। श्रीनगर में अब हालात सामान्य होने लगे हैं, जिसका असर सड़कों पर दिख रहा है। भारत के स्वर्ग को शांत, सुरक्षित, समृद्ध बनाने का सपना अब गति कब पकड़ेगा यह देखना होगा। जन टीवी न्यूज, जयपुर। पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता
देख रहे हैं खास खबर में हम बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया अनुच्छेद 370 हटाने के बाद। यह पहली मर्तबा खुलकर के प्रधानमंत्री का बयान था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर प्रधानमंत्री का रुख क्या है। रुख तो हालांकि एक्शन से साफ झलक रहा था, लेकिन रिएक्शन लोग जानना चाहते थे। देश को संबोधित किया और जैसा अपेक्षित था कि अनुच्छेद 370 पे फोकस रहेगा, वहां किस तरह का काम हो सकता है, क्या संभावनाएं बन सकती हैं। 4 बड़ी संभावनाएं आप ये देखें। वहां पे जब यूनियन टेरिटरी में लद्दाख और जम्मू कश्मीर आफ्टर डिवीजन शामिल कर दिया गया, तो जो बेनिफिट्स अदर यूटी में मिल रहे हैं वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, अंडरस्टूड। उसके अलावा वहां के युवाओं को एक भरोसा दिलाने की जो आवश्यकता लग रही थी, वो एक प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि अब रोजगार के अवसर खुलेंगे। वहां उन्होंने यह भी गुजारिश की है कि जन्नत कहा जाता है कश्मीर, इसे मुकुट कहते हैं हिंदुस्तान का। फिल्म इंडस्ट्री आकर के यहां निवेश करे, यहां की लोकेशन पे क्या संभावनाएं बन सकती हैं, आप वो काम करें। और साथ ही व्यापारियों से भी उनसे भी ऐलान किया है कि आप जो भी संभावनाएं बन सकते हैं कश्मीर के लिए, आप लोग आकर के करिए, संभावनाएं तलाशिए। तो ये मोटी बात कही जा सकती है। आम जन से कहा है कि आप ईमानदार बेदाग छवि को आप चुनिए, आपके जनप्रतिनिधि बनाइए, ताकि वो आपकी सेवा कर सके। तो चलिए मोटे मोटे जो पहलू हैं हम उनको लेकर के चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नए इंडिया का विजन, वो एक तरह से कहेंगे कि एक बड़ी चुनौती के साथ कश्मीर में रिफ्लेक्ट करेगा। उसकी क्या संभावनाएं रहेंगी, कैसे देखेंगे, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के रूप में कर्नल डीएस लोहा मरोड़ साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार उमेंद्र धादी साहब हमारे साथ में हैं, समीक्षक उपेंद्र सिंह राजपुरोहित जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं कर्नल साहब आपके पास आना चाहूंगा। आप, हमारी बात पहले भी हुई, एक लंबा समय आपने कश्मीर में गुजारा है। वर्तमान स्थिति कश्मीर की जो रही, आर्टिकल 370 और 35A के दरमियान बेरोजगारी का आलम क्या रहा, क्योंकि यह कहा जाता है कि वह हुनर बिकता है और बड़ी जो इंडस्ट्री है वो टूरिज्म है। वह हर घर को या हर हाथ को रोजगार इंडस्ट्री के रूप में टूरिज्म से मिलता है। 2 बातें हैं अभी इसमें। एक तो संभावना है, लोग ये कहते हैं कि अनाप शनाप तरीके से उद्योगपति अगर वहां घुसेंगे तो कश्मीर की ब्यूटी पे भी संकट आएगा, और दूसरा यह है कि रोजगार देना है तो ये सब करना पड़ेगा। आप तो रहे हुए हैं वहां का, वास्तव में कश्मीर का जो युवा है वो किस तरह से देखेगा इसको? जी देखिए, जैसे आपने ये सवाल किया है, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो मोदी जी का जो उद्बोधन हुआ देश के नाम, और आपने बड़े अच्छे तरीके से बताए चारों पॉइंट जो उन्होंने जनता के बीच में आए। जहां तक इस उद्बोधन का ताल्लुक है, मेरा मानना है ये देश की जनता, कश्मीर के युवा और जितने भी हमारे इसके अंदर लोग बाग हैं, उनसे एड्रेस करके वो बताना चाहते हैं कि सरकार ने जिन भी परिस्थिति में ये फैसला लिया, उन परिस्थिति के बाद आज सच्चाई ये है कि 370 और 35A वहां नहीं है। और क्योंकि इसके पुराने समय में पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली, सामरिक दृष्टि से और सैनिक दृष्टि से उसमें काफी नुकसान माना गया। जैसे कि मैं भी ये मानता हूं कि इस फैसले के कारण जो पहले नुकसान होते थे, पहला इसके कारण जो हमारे यहां पर पाकिस्तान ने अपनी प्रेजेंस वहां पर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वहां पर टेररिज्म को बढ़ावा दिया और बढ़ावा हो पाया। शायद ये एक्ट नहीं होते जैसा उनका मानना है, मैं भी इसे सहमति रखता हूं, तो शायद हमारी ये इतनी जाने देश के अंदर जिनका भी नुकसान हुआ नहीं होती। नंबर 2, जिस तरह की इसके अंदर कमियां पाई गई, पूरे भारतवर्ष और कश्मीर के बीच में जो भारत के जितने कानून पार्लियामेंट पास करती थी वहां लागू नहीं हो पाते थे, और जिसके कारण वहां के जो हमारे नागरिक थे उनको इनका लाभ नहीं मिल पाता था। अब चर्चा इससे तो आगे निकल गई है। अब आपने जो अहम मुद्दा उठाया कि आज के दिन इसके वहां के युवा इसको कैसे देखता है। देखिए साहब, मैं बताना चाहूंगा कि कश्मीर का 99% नागरिक पूरा देश के से जुड़ा हुआ है। अब जो 1-1.5% वहां के जो लोग बाग हैं और जो हर जगह पर मिलते हैं,
जो सरकार और देश के खिलाफ दुश्मन के साथ मिलकर के कार्रवाई करते हैं, उन लोगों को छोड़ दिया जाए तो मेरा मानना है जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने जनता को एड्रेस करते हुए, युवाओं को एड्रेस करते हुए, राजनीतिकों को एड्रेस करते हुए, इंडस्ट्रियलिस्ट को एड्रेस करते हुए और हर आदमी को इसके अंदर इसको सफल बनाने की जो मुहिम की है वो बहुत सराहनीय है। और युवा भी मैं मानता हूं, देखिए साहब कि कश्मीर का जो लेह लद्दाख एरिया है वो यूनियन टेरिटरी है। अगर आपने भी न्यूज में देखा होगा, वहां की जो जामा मस्जिद पे है उसके ऊपर पहला तिरंगा वहीं के युवाओं ने फहराया चढ़ करके और समर्थन किया। तो पहली बात, लेह लद्दाख के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। कश्मीर में आइए, जम्मू के अंदर आपने देखा कि वहां की जनता बिल्कुल समर्थन कर रही है, ज्यादातर लोग। आगे आइए, मेंढर, पुंछ, राजौरी, इन इलाकों के अंदर अभी तक वहां पर कम्युनिकेशन कटा हुआ है, पर मेरी चर्चा वहां के लैंडलाइन के माध्यम से मेरे से जुड़े हुए लोगों से हो रही है। वो कह रहे हैं कि सर बधाई के पात्र हैं आप लोग जिन्होंने एटलीस्ट देर सवेर हमारे लिए ध्यान दिया। कश्मीर के अंदर भी आप जाइए, बारामुल्ला, कुपवाड़ा, वो इलाका, जैसा मेरी दोस्त से बात हुई है मेरे परिचित लोगों से, उनका कहना है कि सर अच्छा फैसला है। अब जो लोग थोड़े से एंटी हैं, मैं मानता हूं वहां भी वो भड़काऊ चीज हो, नैरेटिव हो, पॉलिटिकल लोगों का इंटरेस्ट हो, तो कुल मिलाकर के इसका इंपैक्ट देखा जाना चाहिए। मैं राजपुरोहित साहब के पास में जाना चाहूंगा। पुरोहित साहब, किस तरह से देखते हैं आप मोदी साहब की जो मोटी मोटी जो बातें हैं उनको? निश्चित तौर पर कश्मीर के लिए जो ये घटना घटी है वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी प्रोग्रेसिव है और अब कश्मीर में देश में होने वाले डेवलपमेंट का पूरा असर कश्मीर पर भी आपको दिखने लगेगा। उसके कई तरह के जो अभी पीएम ने उनको एड्रेस किया है, उनमें मेरा जो नजरिया है वो ये कह रहा है कि कश्मीर में बेसिकली ड्राई फ्रूट और कुछ फ्रूट्स का जो है उनकी जो डेवलपमेंट है वो और ज्यादा किया जा सकता है। वहां के गार्डन को और ज्यादा डेवलप करके जो किसान वर्ग है जम्मू कश्मीर का, वो भारत के अन्य व्यापारियों के साथ जुड़ करके अपना डेवलपमेंट करेगा। निश्चित रूप से कश्मीर के आम लोगों को इसके माध्यम से बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा। रही बात, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से भी इसके बारे में कुछ अपील की है। तो फिल्म इंडस्ट्री तो देखिए बहुत पहले से भी जम्मू कश्मीर में जाती रही है और चूंकि अब परिस्थितियां शायद कुछ बदली हैं, अब देखते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री इसका कितना दोहन कर पाती है, उसकी नैसर्गिकता का पूरा आनंद ले पाती है, वो आने वाला समय बताएगा। फिर हम बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए, ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है। कश्मीर के विद्यार्थियों को बहुत बड़ी अब अपॉर्चुनिटी पूरे हिंदुस्तान के अंदर मिलेगी और हिंदुस्तान के अलग क्षेत्रों में रहने वाले सभी नौजवानों को भी कश्मीर के अंदर जाकर काम करने का एक बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। तो देखा जाए तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि ये जो परिवर्तन हुआ है वो कितना आनंददायी और इफेक्टिव होता है। ये अभी इसके बारे में हम कयास लगा सकते हैं, लेकिन इसका यथार्थ में फायदा कितना मिलेगा, किसको मिलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। उमेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। बड़ी बातें हैं प्रधानमंत्री ने जो कहा। देखिए, प्रधानमंत्री होता है, वो अपने विजन, अपनी आइडियोलॉजी को जनता के सामने जब रखते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट भी आता है, आपको एक भरोसा दिलाने की कोशिश की जाती है। कश्मीर में ये बात तो ठीक है, जो लोग कहते हैं, जो स्थितियां दिख रही हैं कि काफी लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल समर्थन में हैं, साथ हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि निवेश का जो ऐलान है, उन्होंने आग्रह भी किया लोगों से, वो निवेशकों की पोजीशन को लेकर के क्या कश्मीर पे किस तरह का असर देखा जा सकता है? वहां के लोग इसको स्वीकार करेंगे, नहीं करेंगे? योगेंद्र जी, ये जो फैसला हुआ है, मैं मानता हूं कि इसका देश की जनता को भी लाभ मिलेगा और कश्मीर के लोगों को भी लाभ मिलेगा। पर्यटन वहां एक मुख्य आजीविका का साधन है। जितने भी पर्यटक जाते हैं वहां के लोगों को कुछ आर्थिक संबल देके आते हैं। मैं मानता हूं कि कश्मीर इस समय दुनिया का सबसे बेहतर और अच्छा प्रदेश है। 370 हटने के बाद में वह विकास की संभावनाएं अधिक हो गई। वहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा। जो रोजगार मिलेगा तो मैं मानता हूं पत्थरबाज अपना आप समाप्त हो जाएंगे। जब हम युवाओं के हाथ में कलम देंगे, युवाओं के हाथ में लैपटॉप देंगे, तो वो पत्थरबाजी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसके अलावा मुख्य बात यह है, प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया उसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जैसे ही कश्मीर की स्थिति सही होगी,
हम इसको पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। जो लोगों के मन में, ये कई लोगों ने ये बात कही है कि भाजपा के लोगों ने या इस सरकार ने तो नक्शे से कश्मीर को हटा दिया, ये उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। मुख्य बात पीएम ने यह भी कही है कि युवाओं को उन्होंने आह्वान किया है कि वे देश के विकास के लिए अपना योगदान दें। प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के सभी युवाओं को यह संदेश दे दिया है कि एक देश एक निशान और एक के माध्यम से हम देश के विकास का एक सपना देखते हैं और ये सपना मुझे उम्मीद है साकार होगा। प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश में मुख्य बात जो कही है कि हिंदी, तमिल और ये कई फिल्मों को वहां आने का आह्वान किया है। ये सही है, जैसा अभी उपेंद्र जी ने बताया कि फिल्में पहले भी वहां जाती थी, अब वहां फिल्म सिटी बनने की संभावना हो गई है। जब निर्माताओं को लगेगा कि हम लोगों के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है तो वहां उनका निवेश भी होगा। निवेश होगा तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। यानी 370 ने लोगों को केवल पत्थरबाज बनाने का काम किया था, लोगों को आतंकवाद की ओर धकेलने का काम किया था। अब लोगों को काम मिलेगा और उनके हाथ में लैपटॉप के माध्यम से देश का विकास। उमेंद्र जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा। देखिए, आर्टिकल 370 हम ये नहीं कह सकते हैं कि केवल पत्थरबाज तैयार किए या फिर वहां आतंकी एक फहरिस्त तैयार की, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 370 के भी अपने एक मायने थे, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ था कि 370 के जरिए जो लोग डिजर्व करते रिजर्वेशन के लिए उनको रिजर्वेशन आप नहीं देंगे, जो लोग वहां पढ़ लिख करके अच्छी जॉब करना चाहते हैं उनके नौकरी के अधिकार आप समाप्त कर दिए, कहीं नहीं लिखा हुआ है। एक कह सकते हैं कि 370 के आड़ में लोग मोनोपोली चला रहे थे और जिसे बाकायदा फॉलो किया जा रहा था। मुझे लगता है ये, अदरवाइज 370 अपने रूट लाइन से सही चलता, अधिकारों का अपनी जो भी जिसको अधिक राइट्स मिले में अगर उनको वायलेशन नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि आज ये परिस्थिति अभी बनती है। देखिए, आज वहां पे जैसे कर्नल साहब बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, ST SC इनका रिजर्वेशन है वहां पे भी, लेकिन कभी कोई मेरे अच्छे से, मैं जिस होटल में ठहरा हुआ था वहां एक सफाई कर्मी थे, सरप्राइज करेंगे कि जम्मू कश्मीर बोर्ड की 7th रैंक उनकी बेटी की थी मेरिट में, लेकिन वो सोच नहीं सकते थे कि मेरी बेटी सफाई कर्मी के अलावा दूसरी बन भी सकती है। बिल्कुल सही। तो ये कुछ लोगों की वजह से ऐसा हो रहा था। तो देखिए, हमें आवश्यकता कब पड़ती है कि आज चलिए कोई भी कहीं पे भी देखिए, जब लगता है कि मेरा गला घोटा जा रहा है तब हम ताकत लगाएंगे, दूसरे से कहेंगे, दूसरा भी इंटरेक्ट तभी करेगा कि इसके साथ अन्याय हो रहा है। अदरवाइज पड़ोसी खुश, ये पड़ोसी खुश, तो लोग निकल जाते हैं कि दोनों में सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये इसकी आवश्यकता इस वजह से पड़ी। मैं एक बार कर्नल साहब के पास में जाना चाहूं। कर्नल साहब, कश्मीर लंबे समय तक आग में झुलसता रहा। वो मैं आक्रोश की आग तो नहीं कह सकता, ये साजिश की आग कह सकता हूं उसे। तो वो आग इतनी जल्दी शांत हो सकती है, चाहे प्रधानमंत्री जी के ठंडे छींटे देने हों या फिर वो जो कह रहे हैं कि, लेकिन बर्फ पिघलती तो दिखती है, लेकिन आक्रोश ठंडा इतनी जल्दी हो पाएगा वहां पे? जी साहब, आपने बहुत अच्छी बातें कही और मैं यहीं पर ही बताना चाहूंगा कि इसको हटाने से जो लाभ हुआ है मैं 5 बिंदुओं में देखता हूं। सबसे पहला बिंदु तो वो है जो करीब आज 12 लाख के आसपास 47 के दौर में जो पूर्व पाकिस्तान से हिंदुस्तान में जो नागरिक आए थे हमारे, उनको उनका हक मिल गया, उनको वहां के राइट्स मिल गए। राइट्स क्या क्या आप देखिए, वो लोकसभा में चुनाव वोट डाल सकते थे, लेकिन वहां की राज्यसभा जो लोकल थी उसमें वोट नहीं डाल सकते थे। उनको नागरिकता नहीं थी, उनके बच्चे पढ़ लिख जाते थे पर नौकरियां नहीं मिल सकती थी, उनको प्रॉपर्टी राइट, कुछ भी राइट नहीं था, क्योंकि वो जो उनका स्टेटस जो सिटीजनशिप था वो नहीं था। दूसरा जिनको लाभ मिलेगा वो आपने ही जैसे एग्जांपल दिया, जो अपने वाल्मीकि समाज के जो पंजाब से 1957 में लोग बाग गए थे, करीब 250 परिवार बताते हैं, जो आज करीब 2.5 लाख लोग हैं, उनको डायरेक्ट लाभ मिलेगा, उनको सारे जो आपने चर्चाएं की। तीसरा जो वहां पर लाभ मिलेगा, जो कश्मीर से 19 जनवरी 1990 के अंदर जो कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाल दिया गया था, उनको न्याय का रास्ता खुला है। न्याय मिलने में समय लगेगा और ये बहुत लंबा प्रक्रिया होगा। चौथी जो चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे आपने अभी जिक्र किया ST और SC, इसके अंदर देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कानून के तहत वहां ST लोग में
गुजर दोदी जो दूध बेचते हैं, गुजर बकरवाल जो बकरी को, गाय भैंसों को लेकर के पहाड़ों में विचरण करते हैं, और पहाड़ी लोग। ये टोटल मैंने कल ही पता किया करीब 20 लाख लोग मुसलमान हैं साहब। इनको इनका हक इस आर्टिकल के हटते ही मिल गया। इनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं मिलता था और पॉलिटिकल रिजर्वेशन इनको मिलना शुरू हो गया है। दूसरों, उनको नौकरियों तो दी जाती थी, पर नौकरियों में जो प्रमोशन का लाभ जो पूरे देश भर में मिलता था, इनको नहीं देते थे। एक सबसे बड़ा इनके साथ अन्याय होता था, वो ये था कि वहां 22 जिले हैं और एक जिले वाइज ये वैकेंसीज निकालते थे एसटी के लिए। पता नहीं कौन सा उनका कारण था। और एक जिले में अगर उस एसटी का बच्चा नहीं है तो दूसरे जिले वाला उसमें अप्लाई नहीं कर सकता था, लेकिन कोई भी कश्मीरी किसी भी जिले में अप्लाई कर सकता था। नेक्स्ट, इनके अंदर जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी थे, अब ये क्या है कि साहब ये सदियों से एक जगह से दूसरी जगह करीब 200, 250, 400 किलोमीटर तक एक मौसम से दूसरे मौसम में विचरण करते थे और ये जंगलों के इलाके में रहते थे। वहां 2006 जो फॉरेस्ट एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो अप्लाई नहीं होता था। ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं। इसके अलावा महिलाएं वहां की इसको हटने से डायरेक्ट बेनिफिशियरी कैसे हो गई। उनके साथ जो अन्याय होता था कि शादी अगर बाहर कर लेती थी, उनके बच्चे को राइट्स नहीं मिलते थे, बच्चे को वो मिलना शुरू हो जाएंगे। और एक बड़ा पेचीदा है जो मैं आपके माध्यम से भारत की नागरिकों को बताना चाहूंगा कि जो लोग अगर कश्मीर की कोई लड़की पीओके में शादी कर लेती थी, उसको राइट मिलते थे। वो पीओके के अंदर ज्यादातर लोग पाकिस्तान क्या करता था साहब, टेररिस्ट तैयार करता था और वो इधर की महिलाओं के साथ मतलब इस तरह प्लान करता था कि वो इधर शादी हो जाए और वो नागरिक बन जाता था हमारा। इस तरह के जो डायरेक्ट लाभ टेररिज्म को, अब वो चीज दूर हो जाएगी। नेक्स्ट, इसके अंदर जो लाभ है आप देखते हैं, जैसे आपने बताया। मेरा जो सवाल है, मेरा सवाल है, ये चीजें हैं, हम चर्चा कर भी चुके, लाभ मिला है। हाँ, मेरा ये है कि जो आक्रोश ओके, लोगों में था, सॉरी, और जो आग लग रही थी वहां पे, वो इतनी जल्दी कैसे शांत हो? मैं आपको वही, अब देखिए साहब, ये करीब टोटल 1 करोड़ के आसपास वहां की जनसंख्या है और ये 25 से 27 लाख के बीच में ये लोग हैं जो डिप्राइव्ड हैं। और इसके अलावा जम्मू एरिया में तो कभी देखिए साहब आक्रोश नाम की चीज ही नहीं थी। वो जो ज्यादातर हिंदू लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं थी। लेह के अंदर करीब 5 लाख की पॉपुलेशन है और उनमें कोई आक्रोश नहीं था। कुपवाड़ा, बारामुल्ला और तंगधार, वहां कभी आक्रोश नहीं था। आक्रोश श्रीनगर और रामबन जो टनल के बीच में 4 डिस्ट्रिक्ट है, वहां आक्रोश था। किन्हीं कारण था, उनको मैं मानता हूं, जैसे प्रधानमंत्री महोदय ने आग्रह किया है, और हर युवा समझता है अगर एक अच्छा जीने का रास्ता है तो मुझे पूरी उम्मीद है वो इसको अपनाएंगे। और जो लोग भड़काने का प्रयास कर रहे हैं उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है साहब, अब कानून अपना काम कर रहा है। आप देखिए, हुरियात के लोग थे, मेरी हुरियात से कोई नाराजगी नहीं है, पर जिस तरीके से वो देश विरोधी हरकतें करते थे, टेरर फंडिंग करते थे, टेररिस्ट से मिलाप करते थे, भारत के झंडे का अपमान करते थे, सैनिकों का अपमान करते थे, और कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, मैं सैनिक हूं साहब, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मैं जब सैनिक होते हुए, हमारे सैनिक जब टेररिस्ट को मारता था, ऑपरेशंस किए जाते थे, मैं आपको बताऊंगा, आपका विश्वास सेना पे पूरा है, हम पूरा ध्यान रखने के बाद भी हमारे जो लोकल मिलिट्री रूल्स में हम कार्रवाई करते थे, गलती जो करता था। लेकिन इन सरकारों ने बीच में 2-3 बार ऐसे काम किए, उन अधिकारियों को, जवानों को जेल में डालने का काम किया, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के अंदर तहत ये प्रोविजन था कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो इस तरह का उनका बड़बोलापन और एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। मैं मानता हूं वो उसकी जरूरत नहीं होगी, पर युवा, जैसे मैंने आपको बता दिया, ले मना रहे हैं, जम्मू खुशी मना रहे हैं, मेंढर, पुंछ, राजौरी उनके साथ हैं, बारामुल्ला, कुपवाड़ा, उनका आपको देखना पड़ेगा। जो 2-4 डिस्ट्रिक्ट है वहां उनकी पॉपुलेशन साहब मात्र 3.5% फिजिकल एरिया है। वो मात्र, अगर उस एरिया में जितने भी लोग हैं प्रयास किया जाए, मैं मानता हूं सकारात्मक मूव होगा। और जो देशद्रोही ताकतें हैं उनको अगर एनआईए कानून की तरीके से उनके साथ कार्रवाई जैसे कर रही है, युवा, मेरी उम्मीद है और मैं भी उनसे अपील करता हूं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने बताया, कि पॉजिटिव और अपने देश की हित का काम करें। चलिए, हम चर्चा जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।
बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस उद्बोधन की जिसमें उन्होंने 370 हटाए जाने के बाद देश को संबोधित किया। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और हमारे साथ इस वक्त श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं। श्याम जी, नरेंद्र मोदी साहब ने वहां निवेशक से आग्रह किया है, यूथ को समझाने की कोशिश की है, भरोसा जीतने का प्रयास किया है। अगर इसी स्पीच को हम देखें एक पारखी नजर से तो आप किस तरह से देखते हैं? देखिए योगेंद्र जी, प्रधानमंत्री ने बहुत सोच समझ करके उसके हर वर्ग को छूने का प्रयास किया। उन्होंने 4 वर्ग को छुआ है। देखिए, युवाओं को छूने का प्रयास किया। युवाओं को उन्होंने कहा कि आप आने वाले समय में आपको अर्धसैनिक बल, सेना में रोजगार मिलेगा और मैं चाहता हूं कि वहां के युवा स्पोर्ट्स में आगे आए और बहुत सारी निवेश की स्थिति बनेगी। तो युवाओं को तो उन्होंने कहा कि आप घबराइए मत, आपको ये सब भारत सरकार ने इसलिए किया है कि आपको अब बेरोजगार नहीं रहना पड़ेगा। आप अपने आप को केवल जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं रह पाएंगे, पूरे देश के बनेंगे और देश आपका बनेगा। इस तरह से उन्होंने कारोबारियों को साफ तौर पर उन्होंने कहा कि तेलुगु वालों को कह दिया उन्होंने, और आपके फिल्म इंडस्ट्रीज वालों को कहा कि आप अब जाइए वहां पर, और पहले जिस प्रकार से हर फिल्म में कश्मीर दिखता था, अब कश्मीर फिर से दिखना चाहिए। दिखेगा तो मैं मान के चलता हूं कि वो उनको रोजगार मिलेगा तो आपके सामने जो स्थितियां आज नहीं है वो सब सुधरेगी। अब कर्मचारियों को उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कर्मचारियों को तो हम केंद्रीय कर्मचारी के रूप में सुविधाएं देंगे, उनके बच्चों को शिक्षा मिलेगी और शिक्षा भत्ता भी देंगे और मकान किराया वगैरह उनको देकर के कर्मचारियों को ये कहा कि आप घबराइए मत कि 370 धारा लगने से आपको कुछ प्रभाव होने वाला, आपको तो और कुछ मिलना चाहिए और हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये जिस प्रकार से उन्होंने इन सब वर्गों को जो इस प्रकार से जो कहने का प्रयास किया, वो ये कहने के कि अब तक 42,000 लोगों इसमें आहुति दी गई है, मर गए, खत्म हो गए। आज हम उस स्थिति में नहीं है कि हम पाकिस्तान चाहे भले कुछ भी गुमराह करने की स्थिति में करे, क्योंकि उसको घबराहट ये है कि अब वो जो कुछ उसके नापाक इरादे अब पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम वहां पर सीधे तरफ से सतर्क हो गए हैं और हमने उसको नियंत्रण में ले लिया है। अब वो जो चीजें घुसपैठ करने वाली बात करता था और घुसपैठियों को जो वहां आश्रय मिल जाता था जिन लोगों के माध्यम से, अब नहीं मिल पाएगा। अब बहुत सारी चीजें बदलाव आएगा और आने वाले समय में मैं मान के चलता हूं कि 2 वीक तो करीब निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कुछ माहौल तनावपूर्ण भी हो सकता है, कुछ पाकिस्तान भी कुछ अपने नापाक इरादों से कुछ कर सकता है, लेकिन हम उससे घबराने की जरूरत नहीं है। वहां के लोगों को कहा है कि आप हमारे साथ रहेंगे तो हिंदुस्तान आपके साथ है और हिंदुस्तान जो पुराना कश्मीर हमारा था उसको हम वापस से बरकरार करने की कोशिश करेंगे। तो एक देश में एक अच्छे तरह से, जैसे कि उन्होंने नोटबंदी के समय जो संदेश दिया था, कल वो लग रहा था कि कुछ हो सकता हो कि घोषणा कर दे कि युद्ध कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कहा उन्होंने। हालांकि ये देखिए पहले से ही लग रहा था कि आर्टिकल 370 के इर्द गिर्द ये सारी चीजें रहेंगी, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, एक साथ आप सारी चीजों को नहीं कर सकते। आपके सामने एक बड़ी चैलेंज है। देखिए, पहली चुनौती तो सरकार के सामने यही थी कि 370 को अब वापस से कैसे ले सकते हैं। ये सारी मेजोरिटी, सारी चीजें हैं कि कानूनी पेचीदगियां, सारी बातें हैं। और उसके बाद दूसरे एक्शन में ये कहा जाता ना कि चारों तरफ पांव नहीं पसारने चाहिए। मैं एक बार राजपुरोहित जी के पास जाना चाहूंगा। राजपुरोहित जी, कश्मीर आग में झुलस रहा था। आक्रोश की तो मैं नहीं कहूंगा, ये साजिश की आग थी ये, लेकिन अभी इतनी जल्दी लगता है कि वहां ये बादल छट चुके हैं कि या भी कुछ सामना करना पड़ सकता है। देखिए, पिछले 3 दिन में जो जिस प्रकार की वहां की छोटी बड़ी न्यूज आ रही है, नहीं लगता कि वहां पर कोई बहुत बड़ा गुब्बार लोगों के अंदर है। ठीक है, जो दिशा भटक चुके थे या राजनीतिक जो हस्तक्षेप था कुछ युवाओं के साथ मिलकर के, तो उसको काफी हद तक कंट्रोल सरकार कर रही है। और निकट भविष्य में जिस प्रकार का परिदृश्य बन रहा है, कहीं ऐसा नजर नहीं आ रहा कि कोई बहुत बड़ा वहां पर बगावत या ऐसा होने की संभावना किसी एंगल से लग नहीं रही है। अब बात यह है कि सरकार उनके लिए किस प्रकार के स्टेप लेती है उनके डेवलपमेंट के लिए, देखना ये है। जनता भी शायद, हम जो आज चर्चा कर रहे हैं, वहां के लोग भी शायद यही सोच रहे हैं कि केंद्र सरकार हमारे डेवलपमेंट के लिए क्या स्टेप उठाती है। यदि जल्दी कुछ 1-2 बड़े डिसीजन उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके फैसिलिटी के लिए, उनके व्यापार के लिए, एजुकेशन के लिए
कोई पैकेज का घोषणा होती है तो निश्चित रूप से रचनात्मक धारा में पूरा कश्मीर बहेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। उमेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। एक आक्रोश लोगों में इस बहाने से उन्हें साजिशन डाइवर्ट किया जा रहा था कि अल्लाह का हुक्म है, या फिर कहा जाता था कि कश्मीर हमारी मांग है, हिंदुस्तान, कई बातें करके उनको गुमराह किया जा रहा था। अभी पोजीशन बहुत डिफरेंट है। फोर्स का डिप्लॉयमेंट, अधिकारी पूरी पैनी नजर से 144, कुछ जगह कर्फ्यू जैसी स्थितियां, ये तमाम बातें हैं अभी। लेकिन इतना सहज लगता है कि आज हम जो कह रहे हैं, मोदी साहब ने भाषण दिया, 370 को उठाया और उसके बाद में एकदम से सन्नाटा पसर जाए कि शांति हो जाए। देखिए योगेंद्र जी, मैं मानता हूं कि जब कोई निर्णय लिया जाता है तो थोड़ी बहुत क्रिया की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है जी, होती है। घर में भी हम यदि कोई निर्णय लेते हैं, कोई लोग, परिवार के लोग उससे असंतुष्ट भी होते हैं, संतुष्ट भी होते हैं। लेकिन ये पहले ये देखा जाता था कि हम, कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, था और रहेगा। लेकिन आम भारतीय मानता था कश्मीरी हमारे सौतेले भाई है, भाई तो है लेकिन सौतेले भाई के रूप में देखा जाता। अब हमें एक भाई हो गए, यानी आर्टिकल 370 की वजह से हमारे मन में यह संदेह था कि ये भाई है लेकिन हमारे सौतेले भाई है। अब ये कलंक, सौतेले भाई का कलंक हट गया है। अब हमको सबको मिलकर देश के विकास के लिए, देश के कल्याण के लिए, अब हम लोग, राजस्थान के लोग भी कश्मीरियों के हित की बात सोचेंगे। सबसे बड़ी बात देखिए कि कश्मीर में कई संभावना है। फ्रूट्स की वजह से वहां छोटी छोटी इकाइयां लग सकती है। वहां पश्मीना, ये जो इस प्रकार के जो कपड़े बनते हैं, ऊनी कपड़े बनते हैं, उनकी देश भर में डिमांड है। कश्मीर के लोग हमारे यहाँ वस्त्र बेचने के लिए आते थे, अब हम उनके वस्त्रों का ज्यादा खरीद होगी, उन निवेश बढ़ेगा, पूंजी निवेश की संभावना वहां बढ़ी है। आप देखिए, अब राजस्थान का उद्योगपति भी या यूपी का मुस्लिम बंधु भी वहां उद्योग लगाने की बात सोच सकता है। पहले यूपी का मुस्लिम बंधु भी वहां उद्योग लगाने की बात नहीं सोच सकता था। यानी हमने कश्मीर को एक सूत्र में पिरोने का ये काम किया है, और इसके लिए जो प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने जो निर्णय लिया है, ये एक इतिहास में लिख लिया गया है। और ये देखना कि इसके आने वाले समय में बहुत सकारात्मक नतीजे निकलेंगे। ये मान के चलना कि कश्मीर में विकास की नई धारा बहेगी। चेनाब नदी, ये जिस प्रकार की नदी है, पहले हम लोग कहते थे कश्मीर का से जो पानी आता है इस साइड से जो पाकिस्तान जाने की बात होती है, अब हमारे पास में नए नए डैम बनेंगे, हम उस पानी का उपयोग कर पाएंगे, बिजली बढ़ेगी, कई चीजें बढ़ेगी, जो अभी इतनी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेह लद्दाख के लोगों ने जितनी खुशी प्रकट की है उतनी तो हम वो जानते हैं। जो मैंने सुना था लेह लद्दाख के सांसद का भाषण, उनके भाषण को देख के ये लगता है कि उनको लंबे समय से इस निर्णय का इंतजार था जो अब हुआ है। आप ये देखिए कि लेह लद्दाख के लोगों ने एक मांग अवश्य की है कि आपने हमें एक छोटी सी विधानसभा भी दे दी होती तो बहुत अच्छा होता। आने वाले समय में हो सकता है उनको विधानसभा भी मिल जाए। पहले वहां लेह परिषद बनी हुई थी, उसमें भी जैसे स्थानीय निकाय के जैसे चुनाव होते थे। आने वाले समय में ये मान के चलिए कि लेह लद्दाख देश का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र के रूप में उभरने वाला है। वहां मैं भी कई दफा गया हूं, कश्मीर को मैंने बहुत निकट से देखा है और कई दफा देखने का मौका मिला है। आप देखिए, कश्मीर के लोगों में जितना हुनर है, अन्य राज्य के लोगों में इतना हुनर नहीं है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं। कश्मीर में हर गांव में, हर व्यक्ति में कला छिपी हुई है, उस कला को अब उभारने का एक समय आया है जी। प्रधानमंत्री जी ने जो कल संदेश दिया, उससे लगता था कि उन्होंने जो उनके भाषणों को हम एक आक्रामक भाषण के रूप में लेते हैं राजनीतिक दृष्टि से, और ये माना जाता है कि वो कुछ न कुछ नई घोषणा कर सकते हैं, जैसे भी श्याम जी भाई ने बताया जी। लेकिन उन्होंने जो युवाओं का आह्वान किया, और उन्होंने युवाओं से सबसे बड़ी मुख्य बात यह कही है कि देश के विकास के लिए हमें कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ना है। या आप देखिए, कर्मचारियों को सबसे अधिक फायदा होगा, केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलने हैं जो अब लेह लद्दाख के कर्मचारियों को लाभ मिलेंगे। यानी विकास की इतनी संभावना हो गई है। मैं लौटूंगा आपके पास में, एक बार श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, तमाम संभावनाएं तो हैं, बिल्कुल सरकार विजन भी दिखा रही है, लेकिन ये अभी तो हम देख रहे हैं कि वहां शांति बहाल ली है, कोई कुछ नहीं कह रहा, सारी बातें वर्षों से जो स्थितियां बनी हुई थी, 3 दिन में आपको लगता है कितना सहज और बिल्कुल जो आज हम परिदृश्य देख रहे हैं, इतना शांति, वहां बिल्कुल सन्नाटा पसर गया है?
योगेंद्र जी, अभी ये सब कुछ कहना संभव नहीं लगता है। जिस प्रकार से फोर्स वहाँ लगी हुई है, तो वातावरण अभी सुधार करने की स्थिति में हम कह नहीं सकते कि हम आम लोगों तक पहुंच पाए। सरकार के संदेश, कल प्रधानमंत्री जी का संदेश इसी बात का द्योतक था कि आम लोगों को भी उन्होंने जिस प्रकार से आह्वान किया है कि हम आपको आतंकवादी से छुटकारा दिला पाएंगे, ये उन्होंने विश्वास के साथ कहा है कि जम्मू कश्मीर हमारा अपना हिस्सा था और हम स्वर्ण जो वहाँ का जो नज़ारा है, जिस प्रकार की स्थिति है, हम आम लोगों को भी नई जिंदगी दे पाएंगे। तो अब क्योंकि बहुत सारी स्थिति है कि बहुत जल्दी से कहना कि सब जगह शांति हो गई है, और क्योंकि उनके नेताओं को जिस तरह से नजरबंद, क्योंकि अभी वहाँ की पब्लिक रूटीन दिनचर्या में नहीं आई। अभी हम जो फुटेज वहाँ के देखते हैं, शॉप्स बंद हैं, व्हीकल्स जा नहीं पा रहे हैं, आम लोगों तक हम पहुंच भी नहीं पाए। अभी तक तो हमने निर्णय किया और निर्णय को लागू करने के लिए हमने फोर्स पूरी तरह से डेवलपमेंट की, जिससे कि कोई गतिविधि ऐसी नहीं हो, क्योंकि अभी तक अंदर वाले लोग बाहर नहीं आ पाए। हम लोगों के अंदर हम अभी तक हमको हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि वहाँ हम किसी प्रकार से अपने आम लोगों के साथ संपर्क कैसे साधे, और संपर्क साध करके हमने जो निर्णय किया उस निर्णय को भागीदार बनाए उसके अंदर। ये ऐसा लगता है किसी व्यक्ति का एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर कहते हैं कि खतरे से बाहर निकलने के लिए इतने घंटे का आपको इंतजार करना होगा। अभी लगता है कि ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन के बाद जैसे खुशी मनाते हैं कि चलिए ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन उसको जीवन जीने के लिए या वापस इंप्रूव होने के लिए वक्त चाहिए। तो वही मैं आपसे नजरिए से जानना चाह रहा था कि जैसे हम सब लोग कह तो रहे हैं अभी कि वहां बिल्कुल शांति है, सब कुछ ठीक है, लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वो रिएक्शन आया नहीं है। क्योंकि अगर इतना सहज होता तो सरकार को इतना, क्योंकि डोभाल वहां एक एक चीज को देख रहे हैं, और भी चीजें लग रही हैं। आज थोड़ी कोशिश की गई है खोलने की, क्योंकि ये एक हल्का सा ढील दी गई थी 2 दिन पहले, पत्थरबाजी हुई वहां पे। तो ये जो जिस तरह के रिएक्शंस हैं, हालांकि सरकार का ऑपरेशन है, बहुत बढ़िया बात है, हर देशवासी इसको अप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन जैसे एक बताया जा रहा है कि बिल्कुल एकदम शांति बहाली है, क्या वो, मैं उसको जानना चाहता हूं कितनी जल्दी शांति बहाली। तो हमारी बहुत बड़ी आज तक की चूक थी कि हम अब से पहले कभी ऑपरेशन नहीं कर पाए, 3 दिन में हम शांति बहाली कर देते। नहीं, देखिए, मैं योगेंद्र जी बार बार कह रहा हूँ कि निर्णय बहुत बड़ा है, इलाका भी बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं कि इलाका बहुत छोटा हो, क्योंकि हम वहां तक अप्रोच पहुंचाना पड़ेगा अंतिम व्यक्ति तक, जिस हम पहुंच पाएंगे और हमारे निर्णय को आपस में उनको भागीदार बना लेंगे कि हमने आपके लिए किया है, आप इसमें अंदर विद्रोह करने की बजाय आप हम सहयोग लीजिएगा और आने वाला कल आपका होगा। ये अगर विश्वास अगर वहां के लोगों में हो जाएगा, क्योंकि अब आपको देखिए कश्मीरी पंडित हमारा आज उत्साहित है कि हम क्या अपने मुल्क में अपने क्षेत्र में वापस पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि अभी जरूरत वहां पे देखे विश्वास की है और जो रास्ता भटक गए उनको मूल धारा में लाने की, और क्योंकि जिस तरह से नागरिकता देने की बात अब आएगी, अभी तक तो कुछ, क्योंकि अभी तक हमने निर्णय किया, खाली निर्णय का क्रियान्वयन होने में बहुत टाइम लगेगा। अभी ऐसा नहीं है। आप देखिए, राज्यपाल को उन्होंने कहा है कि आप सक्रिय रूप से अपनी भूमिका तेज करिएगा, और वहां पर ऐसा न लगे कि हमने निर्णय थोपा है। हमने आपको, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ स्पष्ट कहा कि सरकार कोई भी रहती है, पार्लियामेंट हित कर निर्णय करती है और काम कुछ न कुछ सरकार करती है। अब देखिए, यहाँ पर 2,77,000 करोड़ हमने वहां पर विकास के लिए दिया, और प्रति व्यक्ति 27,336 रुपए जाता है, लेकिन वहां नहीं पहुंचा। अब देखिए, वहां पर जो सीमेंट का कट्टा है 100 रुपए महंगा मिलता है, और वो एजेंसी किसकी थी? उन्हीं लोगों की। अगर आप कोई बड़ी कॉफी शॉप है या कोई भी बड़ा शोरूम है, तो उसमें भागीदारी किसकी होगी? वही 3 परिवार की। तो इस परिवार जो 3 परिवार जो वर्चस्व लेकर के अपने आप को ठेकेदार समझ बैठे थे जम्मू कश्मीर के, वो उनका अंत हो जाएगा। तो लेकिन श्याम जी, एक बात हो रहा है कि जैसे बड़े निवेशकों को वहां पे आमंत्रित किया, इंडस्ट्री लगाने के लिए भी, वहां निवेश करने के लिए भी, उस स्थिति के बारे में क्या होगा? क्योंकि कश्मीर की खूबसूरती, कुछ हद तक ये भी कहा जाता है कि वहां चीजों को बचाया इस वजह से गया है अभी तक कि वहां पोल्यूशन कंट्रोल में है। देखिएगा कि वहां पर क्या है कि सौर ऊर्जा वाली बात आ रही है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेह लद्दाख का बहुत बड़ा इलाका है, तो वहां पर पावर प्लांट लग सकता है। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है कि पॉल्यूशन नहीं करती है। आप देखिएगा कि आप सिक्किम कभी गए हो तो वहां पर दवा फैक्ट्रियां बनाने की, दवाइयां बनाने की फैक्ट्रियां विशेष रूप से लगी हुई है, तो वहां पर लग सकती है सारी इंडस्ट्रीज, और वहां के लोगों को उससे रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो निश्चित रूप से देखिए IT का
उपयोग वहां बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें वहां बढ़ेगी। उन्होंने कहा है ना कि हम छोटी छोटी चीजों में उनको इन्वॉल्व करके अगर वहां के जो पत्थरबाज हैं और वो जो बेरोजगार लड़के हैं उनको हम रोजगार देने में अगर सक्षम हो गए तो निश्चित रूप से वहां का बदलाव निश्चित होना है, उसमें दो राय नहीं है। ये कहा जाना कि वहां कुछ नहीं होगा, अगर यही सोच करके सरकार, क्योंकि सरकार के हाथ नहीं, सरकार का एक्शन है और सरकार कुछ अगर इच्छा शक्ति उनकी है तो वहां विकास निश्चित रूप से होगा, उसमें दो राय नहीं है। क्योंकि वहां आम लोग अगर हिस्सेदारी मिल गई, आम लोगों की भागीदारी अगर इसमें मिल गई तो निश्चित रूप से कश्मीर वही स्वर्णिम अक्षरों में वापिस आएगा कि वो स्वर्ग जिसे कहते हैं वो स्वर्ग वापिस से लौट आएगा। और लौट आने के लिए हर भारत का नागरिक वहां पर हिस्सेदारी बननी चाहिए उसकी, और वहां कश्मीर के हर नागरिक की भी उसमें भागीदारी हो जाएगी। तो निश्चित रूप से सरकार का जो निर्णय है वो निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव की तरफ जा रहा है, और बदलाव के लिए हमको निश्चित रूप से आने वाले समय में पाकिस्तान से तो सतर्क रहना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने समझौता एक्सप्रेस रोका है, आपका थार एक्सप्रेस को रोक दिया वो, और जिस प्रकार से देखिए हमारे 17,000 करोड़ का करीब सालाना व्यवसाय हमारे उनके बीच में होता है, लेकिन क्योंकि हम कम निर्यात हम कम कर पाते थे, आयात हम एक्सपोर्ट ज्यादा, उनके यहाँ से तो माल कम आता था, हमारे यहाँ से ज्यादा जाता था। इस स्थिति में कोई ज्यादा है नहीं, लेकिन मेरा कहने का मतलब कि हम 5 लाख करोड़ का व्यवसाय करते हैं पूरे विश्व में, तो हम 17,000 को तो भरपाई कर सकते हैं, उसकी बहुत बड़ी बात नहीं। वो तो दोनों ही तरफ लॉसेज हैं, ऐसा कोई पाकिस्तान ये सोच लेगा कि भाई उसको, क्योंकि आप देखिए आप वहां पर पेट्रोल डीजल महंगा हुआ और उसके साथ सोना महंगा हुआ, तो ये सारी चीजें हैं। वहां का पाकिस्तान का अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से, क्योंकि मैं वहां की असेंबली में सुन रहा था कि वहां की आर्थिक स्थिति कमजोर है, और वो परमाणु युद्ध का जो जिस प्रकार का वो धमकी देते हैं, तो मेरे को लगता नहीं परमाणु युद्ध बहुत आसान नहीं होता, बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि पाकिस्तान अपने क्षेत्र का विकास करे, हम अपने क्षेत्र का विकास करें। हो सकता है कि बदलाव आने में कुछ टाइम लगे। इमरान जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर को लेके ही जीते थे, वो अब जम्मू कश्मीर की स्थिति चेंज हो जाएगी, तो वहां का बहुत बड़ा देखिए बदलाव वहां भी आएगा। देखिए हमारे यहाँ भी इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब पड़ोस में बाजा बजता है तो आवाज खुद को भी सुनाई देती है, और खुद के बजता है तो पड़ोसियों को सुनाई देती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कर्नल साहब इस दौरान कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हमारी डिबेट में हमने जो इश्यूज लाए बहुत अच्छे तरीके से कवर किए हैं, पर मैं यही आगाह करना चाहूंगा कि जो चीज हम सोच रहे हैं कि जो 5 अगस्त से पहले की स्थिति थी आने वाले समय में बिल्कुल बदल जाएगी, ऐसा गलती न तो हमें करनी चाहिए, ना किसी को ऐसा अंदेशा। हैंडल विद केयर है अभी, नंबर 1। नंबर 2, देखिए साहब कि 5 अगस्त से पहले स्थिति क्या थी। कश्मीर में यूथ, युवा, ये सारी चीजें जिनके साथ अन्याय था वो तो रिजॉल्व हो गया है, पर जो असली कश्मीर प्रॉब्लम का जड़ है वो पाकिस्तान है और चाइना है। प्लीज अंडरस्टैंड, एक्सटर्नल जो हमारे सिक्योरिटी इश्यूज कश्मीर से जुड़े हैं वो आज भी उतने ही मौजूद हैं, और हो सकता है वो और तेजी से यहां पर काम करना शुरू कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो इंटरनल सिक्योरिटी के जो इश्यूज थे, आप मान के चलिए आज भी मौजूद हैं वो लोग। वो टेररिस्ट रातों रात गायब नहीं हो गए, वो समर्थक रातों रात गायब नहीं हो गए। हां, मौजूदा सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय की गई है, पर वो तो टेम्पररी कंट्रोल के लिए किया गया, पॉपुलेशन कंट्रोल कहते हैं, क्योंकि फैसला हुआ है, कर्फ्यू लगा दिया है, अब ये माहौल देखेंगे। यहीं पर मैं 2 चीज करना चाहूंगा आपसे चर्चा एक्सटर्नल सिक्योरिटी की। देखिए सब, पाकिस्तान जब उसका सर्वाइवल कश्मीर पे था, जैसा हम समझते हैं, इस फैसले के बाद बिल्कुल वो जिसको कहते हैं बौखला गया है। उसके विभिन्न फैसले आप सबने चर्चा कर ली है। पाकिस्तान, चाइना, वो जो करना था कर लिया। अब यहां पर एक जो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी कहो या हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री कहो या डिप्लोमेटिकली कहो, बहुत अच्छी जीत हुई है। देखिए आप, अभी अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर उनको अमेरिका विड्रॉ करने की प्लान कर रही थी, और ये इंटेलिजेंस इनपुट था कि जो ही वो विड्रॉ करेगा वहां के तालिबान फोर्सेस को, मिलिटेंट्स को, इमरान खान ने खुद ने बोला है कि इनको इधर डाइवर्ट करने का प्लान था, जो एक सामरिक दृष्टि से और बड़ी सोच के साथ हमने उसको विफल किया। नंबर 1। नंबर 2, देखिए ये जो एक्टिविटी हुई है, चाइना ने हमारा विरोध जताया है, पर चाइना भी शांत हो गया जब हिंदुस्तान ने कहा है कि इंटरनल मैटर है, आप शांत रहो।
और मेरा मानना है थोड़े दिनों में हमें एग्रेसिव होना पड़ेगा और चाइना को भी चुप करना पड़ेगा कि आप भी हमारे दोनों सक्सकाम वैली और एक्साइ चीन हमारे लौटा दो। यहीं पर आप देखिए, मैं एक सामरिक दृष्टि से बताना चाहूंगा, जो तालिबान जो अफगानिस्तान में बैठे हैं उन्होंने भी इसमें रुचि नहीं दिखाई। ये बहुत बड़ी भारत के लिए जीत है। पर पाकिस्तान पे यकीन करना, जैसे अभी आप शर्मा साहब कह रहे थे कि परमाणु बम, ये बम, ये चीजें पाकिस्तान क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, मैं इतना ही कह सकता हूं, भारतीय सेना, भारतीय डिप्लोमेट्स, भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी, इन्होंने पूरा उसका पकड़ में रखा हुआ है और मैं मानता हूं पाकिस्तान को ऐसी कोई नापाक हरकत नहीं करने देंगे। नंबर 1 चाइना का मैंने आपको बताया ना, इंटरनल सिक्योरिटी। देखिए साहब, 5 अगस्त से पहले एनआईए अपना काम कर रही थी, जे&के बैंक के अंदर जो करप्शन हुआ था उसके लिए भी अपनी एजेंसीज काम कर रही थी, और इनमें ज्यादातर कौन पकड़ में आए? वो लोग आए जिन्होंने राज किया या वो जो ब्यूरोक्रेट जिन्होंने चोरी की, और उनको एनआईए ने तमंचा पकड़ करके उनको काबू कर लिया कानून के दायरे में। कोई भी नहीं मानता गलत काम किया। अब यहां पर जो छोटे मोटे पत्थरबाजों की हम बात कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली ईद से लेकर के आज तक कोई पत्थरबाजी की घटना नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बताया, युवा को ऐसा मत जोड़िए कि युवा नौकरी नहीं है इसलिए वहां उग्रवादी करता था। युवा ऐसा बुरा नहीं है। उग्रवादी अब गतिविधि कम क्यों होगी? जो उग्रवादी के जो आका थे उनके साथ कानूनी कार्रवाई की गई है, और उस कानूनी कार्रवाई के कारण और 370 जाने के कारण अब जनता को पता लग गया है ये हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। जिस तरह सरपंचों का देखिए आप, चुनाव हुए, सरपंच भी साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, टोटल पॉपुलेशन आप देखें तो सरपंच यो मान के चलिए आप 80% या तो डोगरे हैं, या जो मुसलमान हैं वो गुर्जर हैं, या पहाड़ी हैं। वो मुट्ठी भर लोग हैं जो अभी भी शायद, मैं नहीं मानता वो करेंगे। तो ज्यादातर जनता पकड़ अच्छी है, और इंटरनल सिक्योरिटी पे अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सटर्नल जो हमने कार्रवाई की है, मैं वही कहना चाह रहा था, तरीके से कर्नल साहब वही कहना चाह रहा था कि देखिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। कदम इस नाम बिल्कुल इतनी बोल्डनेस के साथ में कदम नहीं उठाते तो ये हालात भी नहीं बनते, लेकिन अभी तो ऑपरेशन हुआ है। अभी पेशेंट का वक्त आ रहा है कि वो कैसे इंप्रूव कर पाता है, क्योंकि अभी देखिए इतने दिनों का, और जो भाड़े के वहां पे घुसपैठिए हैं, ये कहना मुझे नहीं लगता कि बहुत सहज बात होगी कि हाँ कोई घुसपैठिया नहीं है। कहा नहीं जा सकता ये, आज पता नहीं कौन किस रूप में कहां छिपा बैठा होगा। कुछ चीजें अभी वहां पे ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि देश में अलर्ट जारी किया हुआ है। वहां पे एक एक बात, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये हिंदुस्तान कश्मीर के मुद्दे पर जिस तरह से एक रूपता दिखाई गई, पॉलिटिकल बयानबाजी अलग हो सकती है, कुछ लोगों को विरोधी करना है वो एक बात अलग है, अदरवाइज लोगों ने काफी एकता दिखाई है। लेकिन अभी जैसे जैसे चीजें सामान्य होना शुरू होंगी, रिएक्शन का मुझे लगता है कि प्रभाव तब पता लगेगा। जी बिल्कुल सही कहा। हाँ, मैं राजपुरोहित जी के पास जाना चाहूंगा, समय कम है, आप लोगों से 1-1 मिनट का वक्त मैं दूंगा। राजपुरोहित जी, जिस चीज को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे अभी कि क्या लगता है, क्योंकि अभी देखिए 3 दिन हुए हैं अभी तक, अभी वक्त जैसे जैसे आएगा शांति बहाली की ओर चलेगा तब उसके रिएक्शन का पता लगेगा। बिल्कुल योगेंद्र जी, अभी कर्नल साहब ने फरमाया मुट्ठी भर लोग हैं वहां पर जो हम उनको असंतुष्ट न कह करके भड़के हुए लोग कह सकते हैं, जिन्हें भड़काया गया है कुछ पाकिस्तानी एजेंसियों द्वारा, और कुछ पाकिस्तानी एजेंसियों के साथ जो वहां की लोकल पॉलिटिक्स का जो रिलेशन था, तो निश्चित रूप से वो कनेक्शन कट हुआ है, वो कनेक्शन धराशायी हुआ है। तो जब तक टॉप लीडरशिप रहती है तब तक फॉलोअर एक्टिव रहते हैं। टॉप लीडरशिप ध्वस्त होते ही फॉलोअर 100% डैमेज हो जाते हैं, और मेरा जो अनुभव है वो ये कहता है कि फॉलोअर डैमेज हो चुका है। ठीक है, कुछ एक अपने लेवल पर ही छुटपुट घटनाएं हो सकती है, मैं उससे इनकार नहीं करूंगा, लेकिन वो ज्यादा इफेक्टिव दिख नहीं रही मुझे कहीं पर। जी उमेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। इफेक्टिव और पॉलिटिशियंस और इनकी जो बात है वो अभी देखिए, इंपोर्टेंट जो पॉलिटिशियन है अभी वो कुछ नजरबंद है, कुछ को गिरफ्तार किया हुआ है, और सेना काफी लगाई हुई है, अर्धसैनिक बल लगे हुए हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में कुछ वक्त लग सकता है कि सारी सिचुएशन नॉर्मल करने के, क्योंकि सरकार का ध्यान है
इंटेलिजेंस उनकी अपनी है, वहां एक एक पल को देखा जा रहा है, धीरे धीरे ढील भी दी जाएगी। तो सहजता की मैं बात जानना चाह रहा हूं कि मान सकते हैं कि बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया? सब कुछ ठीक होगा, लेकिन समय लगेगा। मैं मानता हूं कि जब वहां राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो ये सब चीजें पहले की जैसे सामान्य हो जाएगी। राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होने में जहां तक मुझे अंदाज है कि शायद 6-7 महीने लग जाएंगे। विधानसभा के पुनर्गठन की जब वहां प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, स्थानीय लोग राजनीति में से निकल के आएंगे, वह सब चीजें पहले की जैसे होगी। और मैं मानता हूं कि इन सब प्रक्रियाओं को सहज होने में या सामान्य होने में थोड़ा बहुत समय लगेगा, हमें उसका इंतजार करना चाहिए। चलिए, समय कम है, मैं माफी चाहूंगा, आप सभी को रोकना चाहूंगा। तो कुल मिलाकर के यह है कि सरकार का बहुत बड़ा स्टेप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ओर से भरोसा दिलाने की कोशिश की है। वह वो भरोसा दिला रहे हैं कि अगर कोई राह भटका हुआ है तो मूल धारा में आइए, सरकार आपका स्वागत करेगी, आप विकास से जुड़िए। उन्होंने हर पहलू को छूने की कोशिश की है जिसकी उम्मीद की जानी चाहिए। लेकिन अब देखना होगा कि जैसे जैसे जीवन सामान्य होना शुरू होगा वो किस तरह से होता है। अभी बहुत सारी चीजें हैं वहां पे, तो कहना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का बहुत अच्छा एक ऑपरेशन रहा और सक्सेसफुल तभी माना जाएगा जब सब कुछ 6 महीने 7 महीने सब सामान्य हो, वोटिंग परसेंटेज बढ़े, लोग अपने जनप्रतिनिधियों को चुन करके भेजें, जैसे सरकार उम्मीद भी कर रही है, एक अपेक्षा कर रही है। तो ये थोड़े से वक्त का हमें इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।